हेलो दोस्तों, टुडे सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करेंगे त्रिभुज का। सबसे पहले हम जानते हैं कि समरूप और सर्वांगसम क्या होते हैं। समरूप होता है यदि दो चित्र समरूप है, तो देखो ये कंडीशंस है। किसी भी दो चित्र जो होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक उसकी आकार होता है, एक उसका माप होता है। तो जब वो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे, वो चित्र समरूप कब कहलाएंगे, जब उनका आकार तो समान हो पर माप अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि ये एक गोला है, एक गोला ये है, देखो उनका आकार समान है, लेकिन ये दोनों गोला है लेकिन माप अलग अलग है। इसकी रेडियस कुछ और है, इसकी रेडियस कुछ और है। जाहिर सी बात है इसकी रेडियस छोटी होगी और इसकी रेडियस बड़ी होगी। यही सेम काम त्रिभुज में भी होता है। कुछ भुजाओं की माप अलग अलग होगी लेकिन होंगे दोनों त्रिभुज ही, मतलब दोनों त्रिभुज हैं तो इसका मतलब समरूप है। अगर उनका आकार और साइज दोनों बराबर हो जाए, सर्वांगसम कहलाएंगे। क्या है, ये दो चित्र सर्वांगसम है कब होंगे, जब उनका आकार और माप दोनों समान हो। जैसे मैंने कहा कि अगर ये कोई त्रिभुज है तो सेम त्रिभुज ये होनी चाहिए, मतलब अगर 2 3 4 इसकी भुजाओं की माप है तो ये भी 2 3 4 ही होनी चाहिए। इनकी भी भुजाएं आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और आकार भी बराबर होना चाहिए। अगर ये त्रिभुज है तो ये भी क्या होना चाहिए, त्रिभुज। ऐसा नहीं है कि ये त्रिभुज है वो चतुर्भुज हो जाएगा और भुजाओं की माप समान है तो वो सर्वांगसम नहीं होगा, ना तो वो समरूप होगा। आकार पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि आकार आपका कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक ही आकार की बातें होती है, चाहे समरूप में हो चाहे सर्वांगसम में हो। जब हमने एक ही आकार की दो चित्र ले लिए, अब हम समरूप में क्या देखेंगे कि आकार तो समान है। अगर माप भी समान होगी तो क्या कहलाएगा, समरूप नहीं कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आकार समान है, जैसे मैंने अभी गोला कहा, आकार एक जैसा है कि नहीं, दोनों गोला है। अब कह दो एक गोला ले लिए, त्रिभुज ले लिए, तो क्या समरूप कहलाएंगे, नहीं। आकार समान होना चाहिए, तो जब आकार समान होगा तो समरूप कहलाएंगे। दोनों चीजें समान होगी तो सर्वांगसम कहलाएंगे। अब एक नोट क्या होता है, प्रत्येक सर्वांगसम चित्र समरूप होते, मतलब वे सारे चित्र जो सर्वांगसम है वो समरूप जरूर से जरूर होंगे। बात समझ में आई? आप देख लो ना, आकार समान होना चाहिए, माप समान होनी चाहिए, तो इसकी कंडीशन इसमें आ रही है। तो जो चित्र अगर ये को इसको फॉलो कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है समरूप को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसकी भी कंडीशन में आकार समान है, उसकी कंडीशन में भी आकार समान है। तो जितने प्रत्येक सर्वांगसम चित्र कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अब त्रिभुज क्या होते हैं, अब त्रिभुज की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं, ऐसा बहुभुज, बहुभुज होना चाहिए ऐसा बहुभुज जिनमें तीन भुजाएं हो। कैसी भुजाएं हो, तीन भुजाएं हो, तीन ही कोण हो और तीन ही शीर्ष हो। अगर ये तीन कंडीशंस कोई बहुभुज फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, त्रिभुज कह देंगे। तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होने चाहिए, भुजाएं त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, अब त्रिभुज के अगर हम प्रकार की बात करें तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कोण कितने होते हैं, तीन। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी समान तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपके भुजाओं के आधार पर कहलाएंगे। अब कोण के आधार पर देख लेते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। न्यून कोण क्या होते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब है 0 और 90 के बीच में लाई करता हूं। सम कोण का मतलब क्या होता है कि कोई एक कोण, मतलब त्रिभुज का कोई एक कोण कौन कैसा होना चाहिए, सम कोण, मतलब 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज का एक कोण 90 से ज्यादा जाना चाहिए। अगर इसकी चित्र बनाऊं मैं तो इसके चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगी, मतलब समकोण का तो आप सभी जानते हो, ऐसे इसका त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कोण किससे 90 से ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका 90 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो न्यून कोण का ये चित्र, समकोण का ये चित्र, अधिक कोण का ये चित्र। ठीक है, समबाहु तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर, और विषमबाहु जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। ठीक है, इतना आपको रिवीजन हो गया। अब इसके बाद जो त्रिभुज वाले चैप्टर इसके कुछ प्रमेय है, वो प्रमेय नेक्स्ट स्लाइड में आपको रिवीजन करा देते हैं, फिर हम लोग रेगुलर वाली क्लास में अपने चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग त्रिभुज की 5 प्रमेय हम लोगों के पास 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 इनको रिवीजन करते हैं। ये कहती क्या है इनको समझते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो रेगुलर क्लासेस चलेंगे उनके शुरुआत में लगा दिया करेंगे, तो आपको जब आप वीडियो देखोगे तो उसको रिवीजन होता रहेगा कि 5 प्रमेय हमें पढ़नी है। जब हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप इनसे अच्छी तरीके से क्या होंगे, वाकिफ होंगे कि प्रमेय कह क्या रही है। देखो प्रमेय 6.1 क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई एक भुजा, इसमें कितनी भुजाएं होंगी, तीन, AB BC और C, इसमें तीन कोई भुजाएं होंगी, कोई एक भुजा के, किसी एक भुजा के समांतर, मैं मान लेता हूं कि AB के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, बची हुई दो भुजाएं ये हैं, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची, मतलब इसके समांतर एक रेखा खींचो जो इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पे क्या करे, प्रतिच्छेद करे। मान लेंगे हम लोग कि इसको ये प्रतिच्छेद कर रही है M और N बिंदुओं पर। ठीक है, MN पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब इसका ये और यहां से लेके ये एक अनुपात होगा, ये अनुपात आपस में बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि AM बटे MC बराबर होगा किसके, BN बराबर होगा NC के, मतलब इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर होगा। ये अनुपात इन दोनों का अनुपात, इस संख्या को दो भागों में बांटा तो इनका अनुपात ले लिया, और इस वाली रेखा को भी दो भागों में बांटा तो इनका अनुपात आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमारी प्रमेय 6.1 कहती है। ठीक है, तो जब हम लोग प्रूफ करेंगे त्रिभुज में चैप्टरों को तो हमें ये प्रमेय बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। ठीक है, प्रमेय 6.2 जस्ट इसका उल्टा कहती है। क्या कहती है, यदि एक रेखा, कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, मतलब कोई एक भुजा है जिसको दो भुजाओं को वो एक ही अनुपात में काटे, मतलब ये इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो, एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो तीसरी भुजा, ये वाली भुजा, ये AB की भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब जो रेखा इनको काटेगी वो बची हुई तीसरी भुजा के क्या होगी,
समांतर होगी। ये जस्ट इसी प्रमेय का क्या है, उल्टा है। तो ये दो प्रमेय समझ में आई आपको। अब हम लोग बात करते हैं प्रमेय 6.1 की। क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में, अभी तक हम लोग एक त्रिभुज की बात कर रहे थे, अब हम लोग कितने त्रिभुज की बात करेंगे, दो त्रिभुज की। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण, मैं मान लिया कि एक त्रिभुज हमारा ये है, एक त्रिभुज हमारा ये है, ठीक है, इसमें हमने इसके एक समांतर रेखा खींच ली है, ए बी सी और एम और एन है, ठीक है, इसको छोटे से दे देते हैं ए बी सी। अब क्या कह रहा है, इसको समझना। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण, कोई एक संगत कोण ले लो। अच्छा, कोण बी का संगत कोण क्या है, एक तो ये वाला कोण होगा, एक ये भी तो होगा संगत कोण। तो ये तीन, ये इसके दो कोण, इसके एक कोण के संगत कोण होंगे। चलो, हो तो उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन कौन सी, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। मतलब कहने का कि अभी आपने ये पढ़ी है कि नहीं, कि कोई अगर कोई तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है कि नहीं करती है। तो इसको लिख लो, bm बटे ma बराबर होगी किसके, cn के, किसके, na के बराबर होगी। ये तो पता है हमें। तो इसने क्या कहा है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। बिल्कुल सही है, अनुपात में है, एक ही अनुपात में होगी, और इनके लिए ये त्रिभुज समरूप होगा। मतलब कहने का कि देखो, जब ये आपस में बराबर हो गए, यहां से देखो, तो जाहिर सी बात, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी नहीं। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और हमने इनके संगत कोण भी तो ऊपर कह दिया कि संगत कोण बराबर हो, तो ये हमने अपने आप से कंडीशन डाल दिया है कि इसके संगत कोण आपस में बराबर हों और एक ही अनुपात में विभाजित करें। मतलब ये रेखाएं आपस में बराबर हो गई। तो जब बताओ, जब इसके कोण बराबर हो गए, रेखाएं बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। देखो, सर्वानुषम नहीं होंगे, सर्वानुषम के लिए भुजाओं का बराबर होना जरूरी है। यहाँ अनुपात बराबर है, ना कि भुजाएं बराबर है। अंतर समझना। समरूप केवल क्या कहता है, एक जैसी दिखनी चाहिए। ये भी त्रिभुज हमने सिद्ध कर दिया, इनको भी त्रिभुज सिद्ध कर दिया। मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, लेकिन सर्वांशम नहीं होंगे, क्योंकि इनके माप बराबर नहीं है, अनुपात बराबर है। ठीक है, तो अब प्रमेय 6.3 का जस्ट उल्टा क्या है, 6.4 है। वही बात है, यदि दो त्रिभुज में से एक त्रिभुज की भुजा, कोई एक त्रिभुज की भुजा त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो संगत कोण बराबर होते हैं। जस्ट इसी का उल्टा कह दिया कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है, और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। जस्ट इसी का उल्टा इसने कह दिया है। तो दोनों आपको समझ में प्रमेय क्या कहती है। अब प्रमेय 6.5 देखते हैं। यदि एक ही त्रिभुज का एक कोण, किसी एक त्रिभुज का एक कोण, मैं त्रिभुज दो ले लेता हूं, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मैंने माना कि ये वाला कोण, त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अंतर्गत करने वाली मतलब जिनसे ये आपस में मिल रहे हैं, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती मतलब समान अनुपात में हो। कैसी हो, समान अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके, सर्वांशम होंगे। मतलब कोई अगर मैं समरूप होंगे, सॉरी, अगर हम इन दोनों को खींच ले तो इनके अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे प्रमेय 6.1 से, और हमने इनके कोण भी आपस में बराबर कर दिए, तो ये अपने आप कैसे हो जाएंगे, ये अपने आप समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमें 5 प्रमेय बार बार रिवीजन करनी है, और हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो ये हमारी त्रिभुज हमारे हमको याद हो जाएंगे। जब हम इनको पढ़ाएंगे, जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ाएंगे, तो इनको पूरा विद प्रूफ करेंगे कि ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है, जैसे सिद्ध करना कहते हैं, तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इनको याद करते रहिए। चलिए ठीक है, आप मिलते हैं आपके रेगुलर क्लास। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, अच्छे तो है ना, ध्यान तो रखते हैं, आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है बहुपद का ग्राफ। कल कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमने बता दिया था। क्या क्या बताया था आपको, कल हमने बताया था कि जैसे कोई भी चर या अचर की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इतनी चीज आपको पता है। दूसरी चीज मैंने आपसे ये बताई थी कि शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, मतलब हम उसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। यहां तक मैंने बता दिया था आपको। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। अब हम लोगों को पढ़ना है बहुपद का ग्राफ। क्या पढ़ना है, बहुपद का ग्राफ। अब यहीं से हम लोगों को एक चीज समझनी है कि जो हम बहुपद पढ़ते हैं, मोस्टली हमें हाई स्कूल में 3 प्रकार के बहुपदों को पढ़ना है। कौन कौन से, एक घातीय, दो घातीय, त्रिय घातीय, 3 प्रकार के बहुपद हमें पढ़ने हैं। उसमें से मोस्टली जो हम लोग पढ़ेंगे वो दो पद। ग्राफ किसका पढ़ेंगे हम लोग, द्विबहुपद का, और एक घातीय का और दो घातीय का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। त्रिय घातीय का बहुपद हमें ग्राफ हमें नहीं पढ़ना है, उनको पढ़ना है लेकिन उनके मूल वगैरह निकालने हैं, लेकिन उसमें से हमें उनका ग्राफ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो हम मोस्टली स्टडी किसका करेंगे, एक घातीय और दो घातीय बहुपद के ग्राफ का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है। तो एक घातीय जो बहुपद होता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, इनका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ये मुझे आप देख के बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप लिखवाए होंगे, एक पदीय, दो पदीय और तीन पदीय का मानक रूप लिखवाए हैं। ये वाला ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये नहीं लिखवाए हैं पक्का, मानक रूप नहीं लिखवाए बेबी। अरे वो तो मैंने उसमें करवाया होगा। चलो, उससे पहले आपको फिर एक चीज और नोट करना पड़ेगा।
क्या नोट करना पड़ेगा? वो नोट करना पड़ेगा सबके मानक रूप, एक घातीय, दो घातीय और त्रिय घातीय के मानक रूप ज्ञात करने, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिख लो मानक रूप, एक घातीय बहुपद, बहुपद। जब एक घातीय बहुपद की बात होगी तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। ये क्या है आपका? एक घातीय बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, बात समझ में? अब हम बात करेंगे द्विघातीय बहुपद की। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप, तो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या हो जाता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किसका मानक रूप हो जाता है? दो घातीय बहुपद का। और एक त्रिय घातीय बहुपद का मानक रूप, इनका मानक रूप होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। इस तरीके से हो जाता है किसका? एक घातीय, दो घातीय और तीन घातीय का। तो मोस्टली हमें अभी जब ग्राफ पढ़ेंगे तो पहला और दूसरा इन्हीं दो का पढ़ेंगे, और जो हम लोग विविध कर पढ़ेंगे ना, वो भी हम किनका पढ़ेंगे? सेकंड का, पहले का वो भी नहीं पढ़ेंगे। तो आओ ग्राफ के बारे में जानते हैं। तो जो एक घातीय बहुपद होता है आपका, कौन सा बहुपद? जिसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो लिखो रैखिक बहुपद, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी का ग्राफ, का ग्राफ। मतलब जब भी हमको इसका ग्राफ दर्शाना होगा तो ये कैसे हमेशा लाइन देगा? एक किस आकार का बनेगा? तो एक स्ट्रेट लाइन देता है, सीधी रेखा पे बनता है इसका ग्राफ। तो आपसे अगर डायरेक्टली पूछ, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं हाई स्कूल में, बहुत गौर से समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं। आपसे सीधा पूछा जाएगा रैखिक बहुपद का ग्राफ किस आकार का होता है या किस आकृति का होता है। आपको सर्कल दिया होगा, आपको यू आकार या परवलय दे सकता है, आपको एक स्ट्रेट लाइन दे देगा और इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो आप उसमें किस में क्लिक करोगे? तो आप करोगे रैखिक बहुपद हमेशा एक सीधी रेखा का ग्राफ देता है। तो क्या लिखोगे? रैखिक बहुपद ax प्लस बी का ग्राफ सीधी रेखा, सीधी रेखा होता है, होता है। तो बात समझ में आई आपको कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। कैसा देगा? एक स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, अब बात समझ में। अब अच्छा, दो घातीय बहुपद का कैसा देगा? तो आप कैसे देखोगे? द्विघातीय बहुपद। अब बहुपद का क्या लिखोगे आप लोग? ठीक है, क्या लिखोगे आप? द्विघातीय लिखो, घातीय, द्वितीय घातीय, द्विघातीय, कुछ भी लिख लो यार। द्विघातीय बहुपद, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सब लोग मुंह से बोलो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ, का ग्राफ कैसा जाएगा? हमेशा यू आकार का जाता है। कैसा जाता है? का ग्राफ यू आकार, आकार का होता है। इसे परवलय आकार का भी, परवलय आकार, परवलय, देखो ये जो यू आकार है ना, इसी को हम लोग परवलय का आकार का भी कह देते हैं। परवलय आकार, परवलय आकार भी बोल देते हैं, भी बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? द्विघातीय बहुपद जब नॉर्मली होगा, नॉर्मली आपसे बहुपद पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि इसका ग्राफ कैसा जाएगा? यू आकार का जाएगा। या अगर आपको यू आकार उसमें नहीं दे रहा है ऑप्शन में, तो आप क्या देखोगे वहां पे? परवलय आकार। तो कहीं ना कहीं परवलय दिया होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर कौन सा दिया होगा? आपका यू आकार दिया होगा। आप देखो इसमें कंडीशंस आ जाती है, दो कंडीशन आ जाती है। कितनी कंडीशन आ जाती है? दो। अब अगर ये पॉजिटिव है तो कुछ डिफरेंस आ जाता है, और ये निगेटिव है तो भी क्या हो जाता है? अंतर आ जाता है। तो आओ इस अंतर को समझते हैं। देखो, जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा ए जब ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ए किससे बड़ा होगा?
जीरो से, ए किससे बड़ा होगा, जीरो से। मतलब ए जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है, ए पॉजिटिव होगा। जीरो से बड़ी संख्याएं कौन सी होती हैं, एक दो तीन, जो पॉजिटिव सेंस में जाती हैं। तो जब कभी ये पहला पद जो मेन है, द्विघात समीकरण का मेन पद क्या है, द्विघात बहुपद का ये मेन पद है, क्योंकि यही तो डिफाइन कर रहा है कि ये द्विघात है कि नहीं है। अगर ये वाला पद धनात्मक है तो ये जो यू आकार बनेगा वो ऊपर की ओर जाएगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब ग्रेटर देन होगा ए बड़ा होगा किससे, जीरो से, तो ग्राफ यू आकार ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर बनेगा। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार से अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज करो ये छोटा हो जाए किससे, जीरो से, मतलब जीरो बड़ा हो जाए और एक ऐसा हो जाए छोटा हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए हमेशा निगेटिव आए। भाई जीरो से छोटी कौन सी संख्याएं होगी, हमेशा नंबर लाइन आप लोग नहीं पढ़े हो क्या, जो कंफ्यूज हो रहे हो, नंबर लाइन तो आपने पढ़ा ही होगा। ऐसे मैंने बताया था शुरुआत में ही, नंबर लाइन बताई थी, जीरो यहाँ धनात्मक होती है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक दो तीन इस प्रकार से, और यहाँ पे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन। तो जब हमने क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर लाइन बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो सोचो जब जीरो से राइट की ओर बढ़ोगे, इसी से कहते हैं बढ़ना, तो हमेशा कैसी संख्या मिलेगी, पॉजिटिव। कौन सा स्टेटमेंट काम आएगा, ये वाला। अगर मैं जीरो से पीछे की बात करता हूं तो वो निगेटिव संख्या मिलेगी हम लोगों को, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बनेगा यू आकार का ही, लेकिन नीचे की ओर बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ यू आकार नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर बनेगा। संतुष्ट हो इतने से, इसमें से अभी और कुछ ना कुछ अगर ठीक से दिमाग लगाओगे तो इसमें अभी आपको एक चीज और समझ में आएगी। देखो गौर से, इसमें एक चीज मिस हो रही है, ये दो कंडीशंस बनती है, इसमें से एक कंडीशन और मिस हो रही है। उस कंडीशन को खोजो, किताब में नहीं है लेकिन मैं लिखवाऊंगा। कभी कभी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा तो वो बन सकता है क्वेश्चन। सोचो जरा सा, इसमें क्या चीज मिस कर रहे हो आप, बराबर होंगे। देखो अक्षय ने पकड़ा, हमने क्या कहा, ए पॉजिटिव हो मतलब जीरो से बड़ा हो और ए जीरो से छोटा हो, लेकिन एक कंडीशन भूल रहे हैं, कौन सी, ए अगर डायरेक्टली भैया जीरो के इक्वल हो जाए तो तब क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखो समझो, हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो द्विघात समीकरण होता है, या फिर यही तो द्विघातीय बहुपद है। हमने ए से बड़ा देख लिया मतलब धनात्मक, ए से छोटा देख लिया मतलब ऋणात्मक। अगर सोचो ए डायरेक्टली ए इक्वल हो जाए किसके, जीरो के, खुद कॉमन सेंस लगाना। मैंने क्या कहा, ए जीरो हो जाए, ए बराबर हो जाए जीरो के। जब ए की जगह जीरो रखोगे तो जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो मान क्या आ जाता है, मतलब ये जीरो हो गया, ये बचेगा क्या हमारे पास, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, रैखिक बहुपद का। ये तो है, मतलब ए बी आपस में चेंज डजंट मैटर, ये अंक है। लेकिन इसमें देखो मैक्सिमम घात x की 1 है, इसमें भी मैक्सिमम घात x की कितनी है, 1। मतलब जो ग्राफ ये देगा वही ग्राफ तो ये भी देगा। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, जब a इक्वल हो जाएगा जीरो के, एक सीधी रेखा ग्राफ देगा, एक सीधी रेखा का ग्राफ बनेगा। रटने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, सिंपल सा दिमाग लगाओ कि जब ए स्क्वायर का पद ही जीरो कर दिया तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी बना, और इस प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले पढ़ चुके कि सीधी रेखा देगा। तो आप ये कहोगे, कैसे लिखोगे इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा ए अगर बराबर होगा जीरो के तो ग्राफ कैसा मिलेगा, तो ग्राफ एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा बने। बात नहीं समझ में, पक्का ना। नॉर्मली आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, सीधा पूछेगा द्विघातीय बहुपद का ग्राफ यू आकार का, ए पॉजिटिव होने के साथ द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर, अगर निगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे की ओर यू आकार का। अगर जस्ट इक्वल हो गया, ए बराबर हो गया जीरो के, तो कैसा बनेगा आपका, तो एक सीधी रेखा का हमें ग्राफ मिलेगा।
ठीक है, तो ये ग्राफ वाला पोर्शन समझ में आया ना आपको बहुत अच्छे तरीके से। अब इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको विविक्त कर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूंगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए अब हम पढ़ते हैं द्विघातीय बहुपद का विविक्त कर, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, विविक्त कर। देखो समझो मेरी बात को, द्विघातीय बहुपद तो देखेंगे, द्विघातीय बहुपद कुछ मानना पड़ेगा, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ही मान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए d बराबर, या फिर d को छोड़ो, b स्क्वायर माइनस 4ac fx मतलब ये द्विघातीय बहुपद f ऑफ x का विविक्त कर होगा, fx का विविक्त कर होगा। बात समझ में आई। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डी से, कैपिटल जी से। विविक्त को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। क्या ये बात मुझे ये बताओ, ये नहीं लिखा जा सकता इसको भाई? इसी को तो हमने कहा था विविक्त कर होता है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपका तो भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एज एग्जांपल देके बताओ आप मुझे। मैंने कहा कि सिंपल सी आप ये मानो कि आपके पास कोई दो घात समीकरण, जैसे मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये कोई बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। मैंने कहा इसका विविक्त कर निकालो। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम, द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ चिन्ह बदल लेते हैं यहाँ पे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कंपेयर करो, ए का मान क्या हो जाएगा यहां से 2, बी का मान यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 होता है, क्वेश्चन में माइनस का है। और सी कितना हो जाएगा 6। तुलना कराने से बी और सी का मान निकाल लिया हमने। आप सूत्र पे उठा के रख दो। सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए कितना है 2, सी कितना है 6। सॉल्व कर लो, 16 माइनस 6 को 24, 24 दूना 48, 48 आ गया। तो विविक्त कर हमारा फाइनली आया कितना इसका, 16 में 48 आप घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई। तो इस बहुपद का विविक्त कर कितना होगा 32, और वो भी माइनस का होगा बेटा, ये देख लेना 48 माइनस का, बड़ा है ना, तो 48 माइनस का होगा। तो समझ में आया ना विविक्त कर निकाला कैसे जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आपको द्विघात समीकरण में सॉल्व करने को मिलेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर आप याद कर लो, क्योंकि इससे हमें हर क्वेश्चन में कंपेयर कराना पड़ेगा, ए और बी सी के मान याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो विविक्त कर आपको समझ में आया। अब डी की भी कुछ एक लिमिटेशन है, कंडीशंस है। जैसे अभी हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या कि द्विघात बहुपद का ग्राफ पढ़ा था हमने। वो डिपेंड किस में कर रहा था, एक के मान पे डिपेंड कर रहा था। ए पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर बनेगा, ए निगेटिव है तो नीचे की ओर, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, या फिर अगर ए पूरा पूरा 0 हो रहा है तो ग्राफ चेंज हो रहा था। ठीक उसी प्रकार से किसी भी बहुपद का जो विविक्त कर होता है वो डिपेंड करता है उनके मूलों पर, वो मूलों को प्रभावित करता है। मूल समझते हैं, जिसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। विविक्त कर किसको प्रभावित करता है, शून्यकों को। तो शून्यक और विविक्त कर के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन होता है, उसको इस स्लाइड में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आज की क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप डालते हैं विविक्त कर और शून्यकों में संबंध। क्या डालेंगे हम लोग हेडिंग, विविक्त तथा शून्यकों में अंतर, शून्यकों में संबंध, में संबंध। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस संबंध में समझना। देखो
अगर विविध कर निकालते समय सीधा सीधा d इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तीन कंडीशंस बनेगी, पहला d या तो 0 हो जाएगा, या तो d पॉजिटिव होगा, या तो d निगेटिव होगा। यही तीन कंडीशन बनेगी जैसे ए में बनी है थी। तो जब अगर किसी भी द्विघात बहुपद का विविध कर, जिसको हम लोग d बोलते हैं, अगर वो 0 हो जाता है तो उसके जो शून्यक होंगे वो कैसे होंगे, उनकी प्रकृति कैसे होगी, तो हम लोग वही लिखते हैं, d इज इक्वल टू 0 होने पर बहुपद के शून्यक वास्तविक तथा समान होंगे। बात नहीं समझ में आई मैंने आपसे क्या कहा, इसमें इस पॉइंट को समझो। अगर हमने किसी बहुपद का d निकाला और d का मान कितना हो गया, 0, जब d 0 हो गया तो उससे मुझे क्या समझ में आया कि इस बहुपद के जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब जो वास्तविक संख्याएं मैंने पढ़ाया था ना शुरुआत वाली क्लास में, नंबर जिसमें पूर्णांक, दशमलव, काल्पनिक नहीं होंगे, उसके लिए कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, एक अंक मिलेगा, और दोनों जितना पहला होगा उतना ही दूसरा होगा, समान होंगे। क्योंकि द्विघात बहुपद में कितने मूल होते हैं, जाहिर सी बात है 2 ही मूल होते हैं, तो ये दोनों मूल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आए? आप समझना, अगर मैं d को बड़ा कर दूं 0 से, मतलब d पॉजिटिव आ जाए, जैसा अभी हमने सॉल्व करने पे हमारे पास कैसा आया था, निगेटिव आया था। निगेटिव वाली भी कंडीशन है, पहले पॉजिटिव वाली कंडीशन पढ़ते हैं। अगर d पॉजिटिव हो जाए, धनात्मक आ जाए, तो क्या होने पर, तो क्या होगा, d पॉजिटिव होने पर या d बड़ा होने पर, 0 से होने पर बहुपद के शून्यक काल्पनिक हो जाएंगे, सॉरी कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। बात समझे? अगर d पूरा पूरा 0 हो गया तो उसके जो शून्यक होंगे वो वास्तविक के साथ साथ बराबर भी होंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर d पॉजिटिव आया, धनात्मक आया, तो उसके शून्यक जो होंगे वो वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, उनमें समानता नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, समानता, मतलब कोई एक पहला मूल कुछ दूसरा होगा, दूसरा मूल कुछ दूसरा होगा। अब ठीक तीसरी कंडीशन, एक ही कंडीशन बचती है हमारे पास, d लेस देन 0, अगर d निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, होने पर बहुपद के मूल या फिर शून्यक ही लिखो, बहुपद के शून्यक काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब काल्पनिक संख्याएं पढ़ी थी, कौन कौन से नंबर मैंने काल्पनिक आपको बताए थे, याद है आपको? अंडर रूट के अंदर कोई माइनस का चिन्ह आ जाए, जैसे इस प्रकार का -2, -4, इस प्रकार के सारे कैसे निकल के आए थे नंबर, काल्पनिक निकल के आए थे कि नहीं निकल के आएंगे। तो जब भी विविध कर निगेटिव आएगा तो उससे हम क्या सीखेंगे, उससे हम यह सीखेंगे कि उसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। तो ये कंडीशन समझ में आई ना। देखो ये जितने भी थ्योरी क्वेश्चन समझा रहे हैं इनको बहुत खोल के दिमाग से पढ़ लो। रीजन ये है क्योंकि इस चैप्टर से, बहुपद वाले चैप्टर से, आपने कक्षा 9 में भी देखा होगा, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे होंगे आपके। और हाई स्कूल में जो 1 से 20 नंबर तक आपके एमसीक्यू आते हैं उसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से फंसते हैं। जो अभी ग्राफ मैंने बताया था इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में, उससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर उससे बाय चांस कहीं छूटे तो इससे तो 100% क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। डी 0 होगा तो उसके मूल कैसे होंगे, सीधा सीधा पूछता है, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक समान, वास्तविक असमान, काल्पनिक समान, काल्पनिक असमान। तो आपको एक चूज करना होगा, एक ऑप्शन। तो जब ये याद होंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? ठीक है, तो इनका ये समझ में आ गया, विविध कर समझ में आ गया। अब जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो हमारी किताब का सिर्फ एक चीज बचा है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार के कुछ एक चार्ट बनवाऊंगा, उस चार्ट में सारी चीजें समझाऊंगा। फिर इसके बाद आपका शून्यकों से बहुपद का निर्माण भी 2-3 चीजें हैं, मतलब कम से कम 1 से 2, तो एक क्लास तो आपकी पूरी आनी है, कम से कम 30 से 35 मिनट की।
ठीक है, तो उस क्लास में हम लोग कल की क्लास में इसको खत्म कर देंगे, जहां तक कोशिश ये रहेगी। तो ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर देना मत भूलिएगा। मिलते हैं सेम टाइम पे, धन्यवाद।